हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का रिवीजन। ये रिवीजन करने के बाद फिर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, यानी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों ध्यान से देखो, ध्यान से नोट डाउन करो और जो भी आपको नया लगता है उसको बोल्ड लेटर में कहीं लिख लो, ताकि आपके मेमोरी में ज़्यादा दिन तक फिट हो जाए। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप चाहे सीबीएसई में हो या आईएससी में हो, ये चैप्टर दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी बोर्ड में हो, या जेई दे रहे हो या नीट दे रहे हो, बिटसैट का एग्जाम दे रहे हो, ये चैप्टर है इंपॉर्टेंट, यू कांट इग्नोर। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए बेल बटन के साथ, क्योंकि ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डेली यहाँ पर वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करने के पहले मैं सब बच्चों को बोलता हूँ, बेटा ये टेबल याद कर लो। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर शेप्स बता सकते हैं। तो ये अगर आपको ये याद है तो काफ़ी आसानी से आप चीज़ों को समझ सकते हो और आंसर भी कर सकते हो। अगर कहीं पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलता है तो फटाफट आपको लिखनी है टेट्राहेड्रल शेप, और dsp2 कहीं पे अगर आपको मिलता है हाइब्रिडाइजेशन तो उसकी शेप होगी स्क्वायर प्लानर, और कोऑर्डिनेशन नंबर भी, कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर भी याद होने चाहिए। तो ये टेबल याद करने से ये काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। sp3d का अगर कहीं पे बात होगी हाइब्रिडाइजेशन में तो यहाँ पे मिलेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। sp3d2 कहीं पे अगर है हाइब्रिडाइजेशन तो ये होगा ऑक्टाहेड्रल, और d2sp3 कहीं पे है तो ये होगा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है ना, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सारे बच्चों को बोलता हूँ इसको तो पहले याद करो। ठीक है, चलो आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे इसमें क्वेश्चंस आते हैं। आपको होपफुली लिगैंड्स वगैरह भी समझ में आते होंगे। तो सबसे पहले मैं लिगैंड की ही बातें कर लेता हूँ। डिफाइन ए लिगैंड, गिव एन एग्जाम्पल ऑल्सो। ठीक है, सबसे छोटा चीज़ मैंने लिया है, मुझे मालूम है आपको याद होगा या मालूम होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको शायद भूल गए होंगे, नहीं मालूम होगा, तो आप देख सकते हैं। लिगैंड इज एन atom or a group of atoms which is either negatively charged or have a lone pair of electrons। मतलब either नेगेटिव होंगे या नहीं तो न्यूट्रल होंगे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल होंगे। यानी कि लिगैंड या तो न्यूट्रल होते हैं नहीं तो नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव नहीं हो सकते। ठीक है ना। टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल आयन। क्या कैसा होगा ये, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ, सेंट्रल मेटल आयन के साथ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ मिलने वाले हैं। यहाँ पे तो नहीं लिखा है मैंने, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। अब ये देख लो 1 2 A B C D, ये सारे क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और इसमें जो सेंट्रल वाले एटम है वो होता है मेटल, जैसे कि Fe आयरन मेटल है तो बाकी दोनों हो गए लिगैंड। कोबाल्ट मेटल है तो बाकी दोनों हो गए लिगैंड। तो कोई सा भी आप एक दो एग्जाम्पल याद कर सकते हो, यहाँ लिख सकते हो। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर थोड़ी सी बेसिक्स आपको ये मालूम होनी चाहिए कि लिगैंड क्या होता है, और हम लोग यहाँ पे आयुपेक नेमिंग भी सीखने वाले हैं। ठीक है ना, आयुपेक नेमिंग सीखेंगे हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन और शेप्स के बारे में सीखेंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में देखेंगे और फाइंड करेंगे कैसे मैग्नेटिक बिहेवियर फाइंड किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ बने रहना है और पूरा का पूरा देखना है। एक एक करके सारे क्वेश्चंस करेंगे। कुछ मैं पहले आपको नोमेनक्लेचर करा देता हूँ, जैसे आपको बोला जाएगा इसके नोमेनक्लेचर लिखिए। वैसे तो आप लोगों ने सब किया होगा, पूरा साल पढ़ाई की होगी। नोमेनक्लेचर में हो सकता है आपको कुछ डाउट हो या दिक्कत हो या दिमाग से कोई चीज़ें निकल गई हो, तो आपके लिए यहाँ पर नोमेनक्लेचर भी है। ठीक है, चलिए एक एक करके कर लेते हैं। नोमेनक्लेचर भी है बड़ा आसान, 7 क्वेश्चन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 है ना, हाँ ये 5 और 6 होना चाहिए, नंबरिंग यहाँ गलत है। चलो तो करते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कोबाल्ट NH3 का होल 6 ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, बाहर में है Cl3। तो यहाँ पर NH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, अमीन बोलते हैं। तो अमीन कितने टाइम है, 6 टाइम्स है, तो क्या बोलेंगे, हेक्साअमीन। क्या बोलेंगे, हेक्साअमीन कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए ब्रैकेट छोड़ दो, बाहर में क्या है, क्लोराइड, यहां लिखोगे क्लोराइड। ठीक है ना, 3 बार है फिर भी लिखेंगे क्लोराइड, बहुत सिंपल है।
अब हमें फाइंड करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे फाइंड करनी है, ध्यान से देख लो। Cl जो होता है क्लोरीन, उसके ऊपर -1 चार्ज होता है। तो यहाँ पे 3 Cl है, यानी कि 3 माइनस चार्ज होंगे इसके पास। इस 3 Cl को हटाओगे, यानी कि 3 नेगेटिव को आप हटाओगे तो क्या मिलेगा आपको? 3 नेगेटिव को हटाओगे तो क्या मिलेगा आपको? 3 प्लस मिलेगा। ठीक है ना। किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें ना वो सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करते हैं। बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है, इसको आप यहां से नहीं तोड़ सकते, लेकिन आप बाहर वाले को तो हटा सकते हो, बाहर वाले को हटा सकते हो। तो क्लोरीन हमारे पास कितने थे? 3 क्लोरीन थे। 3 क्लोरीन हटेगा तो 3 Cl माइनस आएगा, इसके ऊपर 3 प्लस आ जाएगा। इतना तो पक्का है। ठीक है। अब कोबाल्ट के लिए आपको फाइंड करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट। अमोनिया तो न्यूट्रल होता है, 0, यानी कि जो भी कोबाल्ट के पास चार्ज होगा वो +3 होगा। ठीक है ना। ओके, तो यहां लिख लेंगे ऐसे 3, रोमन वाला में लिखना है 3। हो गया हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। इसमें तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, पहला तो हमने कर लिया। लिख लो हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अगर आपको बाकियों का याद है तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी आप लिख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है बच्चों, आसान है। चलो दूसरा भी किए देते हैं आपके लिए, दूसरा भी किए देते हैं। CO के साथ, कोबाल्ट के साथ क्या क्लोरीन है, NO2 है यानी कि नाइट्रो है, और NH3 है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे जब दो से ज्यादा लिगैंड हो तो आपको अल्फाबेटिकली फॉलो करना होता है। अल्फाबेटिकली फॉलो करते हैं तो क्या मिलेगा? एमीन A से शुरू होता है, क्लोरीन C से शुरू होता है, और NO2 नाइट्रोजन N से शुरू होता है। तो सबसे पहले आएगा एमीन। टेट्रा एमीन क्लोरिडो, अंदर है ना, क्लोरिडो लिखेंगे अंदर वाले को, क्लोरिडो नाइट्रो। उसके बाद कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट, बाहर में क्या है? क्लोराइड है, तो लिख लेंगे क्लोराइड। अब आपको फाइंड करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट। एक क्लोरीन को हटाओगे तो ऊपर में क्या आएगा? ऊपर में क्या आएगा? +1 आएगा। ये तो न्यूट्रल है, NO2 -1 होता है, Cl -1 होता है। तो x के लिए, कोबाल्ट के लिए आप x मान लो, क्लोरीन के लिए -1, NO2 के लिए -1, पूरा आपने कैलकुलेट करके यहाँ को ऐड कर दिया, दैट इज इक्वल टू +1। ऊपर वाले से इक्वेट करना होता है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा x की वैल्यू 3, यानी कि x क्या हमने लिया था? कोबाल्ट के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट लिया था, 3 आ गई, तो यहाँ 3 डाल देंगे। ठीक, चलो बढ़िया है। ठीक है ना। ओके। 3 निकिल NH3 का होल 6 Cl2। निकिल है, NH3 का होल 6 है, और बाहर में क्या है? Cl 2 बार है ना, क्लोरीन 2 बार है। तो यहाँ भी वही मेथड अप्लाई करेंगे। अमोनिया हेक्साएमीन निकिल। ठीक है ना। निकिल के लिए क्या लिखेंगे? निकिल के लिए 2 लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे क्लोराइड। बाहर में क्लोराइड, अंदर होता है तो क्लोरिडो। ठीक है, ये नेमिंग मैं आपको याद करवा देता हूँ, तो इतना कर लो आप। 4th 5th 6th भी कर सकते हैं हम लोग। फोर्थ नेमिंग प्लैटिनम है, फिर क्लोरीन है, फिर मिथाइल अमीन है, ये CH3NH2 मिथाइल अमीन। उसके बाद हेक्साएमीन। देखो हेक्सा जो नेमिंग करते हैं ना, हेक्सा या टेट्रा, तो ये अल्फाबेटिकली में ये नहीं आता है। अमीन A से आता है, ठीक है। मिथाइल अमीन M से आता है, क्लोरिडो C से आता है। तो A, C और M ये हो गए इसके अल्फाबेट्स। तो आप लिखोगे डाइअमीन, ठीक है ना, डाइअमीन क्लोरिडो, मिथाइल अमीन, प्लैटिनम,
तो मिथाइल एमीन न्यूट्रल है, NH3 न्यूट्रल है, ये -1 है, ये -1 है। प्लेटिनम के लिए आप X मान लो, क्लोरीन के लिए -1 मान लो, बाकी तो 0 है। दैट इज इक्वल टू व्हाट, एक क्लोरीन को हटाओगे तो यहां पर एक +1 आएगा, तो X की वैल्यू हो गई 2, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटिनम के लिए आप लिखोगे यहां पर 2। ठीक है, ओके, चलो बढ़िया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भी कर लेते हैं। ठीक है, लिखते जाओ मेरे साथ साथ। लिख रहे हो बच्चों, आपको साथ साथ दिख रहा है? चेक करना पड़ता है मुझे। ओके, फाइन, लुकिंग फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेते हैं। इसको हटा दो, रंग चेंज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6, CO मतलब कोबाल्ट, EN का होल थ्राइस यानी कि इथाइलिन डाइमीन। इथाइलिन डाइमीन, देखो इथाइलिन डाइमीन क्या होता है, साइक्लिक बनाता है वो। 2 अटैकिंग साइट है, तो यहां पर हम लोग ट्राई नहीं लिखे, ट्रिस लिखेंगे। ठीक है, ट्राई नहीं लिख के क्या लिखेंगे, ट्रिस। ट्रिस इथाइलिन डाइमीन, इथाइलिन डाइमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट 3 आयन। अब ये आयन ही तो है, प्लस है या माइनस है तो आयन, तो आपको आयन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। इसका आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे इसका क्या होगा। ठीक है बच्चों, चलो नोट कर लो फटाफट। हाँ बच्चों, होपफुली आप लोगों ने इसको समझा होगा और लिखा होगा। मैंने लास्ट वाला आपके लिए छोड़ा है, आप भी कुछ काम कर लो और मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में इसका नेम क्या होगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे करते हैं। यूजिंग द वैलेंस बॉन्ड अप्रोच, deduce the shape and magnetic character of this CrCO का होल 6। ठीक है, ये आपको बताना है। डेली 2003 में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये है बड़ा इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही होते हैं। तो चलो देखते हैं। क्रोमियम के लिए हमारे को एटॉमिक नंबर 24 दे रखा है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और यह है कार्बन मोनोऑक्साइड 6। और आपको मैं बता दूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है, यानी कि 0, यानी कि जो क्रोमियम है यहाँ पर 0 स्टेट में है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 है। तो आपको एटॉमिक नंबर 24 के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है ना, एटॉमिक नंबर 24 क्रोमियम के लिए कैसे लिखेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे? पहले तो आपको लिखना पड़ेगा 3d5 और 4s2, यही होता है आउटरमोस्ट वाला, आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि इसके जो d ऑर्बिटल में है 1 2 3 4 और 1 5, ये है 3d और ये क्या है 4s। तो d में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, और s में 2 है, तो 2 ऐसे ऐसे दिखा देते हैं ऊपर नीचे एरो करके। ठीक है ना। अब जब हम क्रोमियम 6 की बात करेंगे, इसकी कोबाल्ट 6, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड 6, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो या फिर अमोनिया हो या फिर सियानाइड आयन हो, ये तीनों क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को धक्का देके पेयर करने के लिए मजबूर कर देते हैं कि भाई मैं आ गया, मेरे को जगह दे दो, तुम लोग अपने अपने रूम में चले जाओ, एक रूम में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है ना, कौन बोलता है? ये तीनों बोलते हैं। इन तीनों में से कोई भी आ जाए तो समझ जाओ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन धक्का मुक्की करके पेयरिंग करके एक रूम में घुस जाते हैं। मतलब पेयरिंग मतलब एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आपको कर देना है, पेयरिंग स्टार्ट्स। तो CO जब अप्रोच करेगा तो पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने तो यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है, यहाँ पे 4s1 होता है, यहाँ पे 4s1 होता है, 2 नहीं होता है, अभी याद है 1 होता है। ठीक है ना, चलो तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं ये काम, पेयरिंग हो जाएगा 1 2 5, इसमें अच्छे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 5 यहाँ पे और 1 इसमें, 6 हो गया। इनको आप पेयरिंग कर दो D की तरफ, इसको धक्का देगा क्रोमियम जब आएगा, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड जब आएगा तो क्या होगा, धक्का देगा वो किसको, इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा और बोलेगा भाई हमें जगह दे दो। 4p वाला तो खाली होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। धक्का देगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, 1 2 5 हो गया, धक्का देगा तो 5 और 1 6,
यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 बॉक्स खाली, 3D के 2 बॉक्स खाली, 4s का 1 खाली और 4p का भी पूरा खाली। और कार्बन मोनोऑक्साइड कितने हैं? 6 हैं। तो एक यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 आ गया। चलो तो यहाँ पर D कितना हो गया? 2, D2 और S1, P पे 3 बॉक्स। तो क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, ठीक है ना? क्या बोलेंगे? D2sp3, क्योंकि D के 2 बॉक्स यूज हो रहे हैं, S का 1 बॉक्स और ये P के 3 बॉक्स, तो D2sp3 हो गया। अब D2sp3 के लिए आपने क्या फाइंड किया है? हाइब्रिडाइजेशन फाइंड किया है, ठीक है ना? हाइब्रिडाइजेशन। तो D2sp3 के लिए शेप कैसा होगा? अभी मैंने बोला था ना, शेप याद कर लो। याद है? याद है तो बोलो, D2sp3 का शेप कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा यार, अभी अभी हमने किया था शेप वाला। देखो D2sp3, देखो यहाँ पर D2sp3 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्टाहेड्रल, याद होनी चाहिए। sp3d2 बोलेगा, D2sp3 ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना? ओके, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या पूछा गया था? डिड्यूस द शेप एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर। अब सारे इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पेयर्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर्ड है, तो पेयर्ड वाले को बोलते हैं डाईमैग्नेटिक। ये हो गया डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, ठीक है ना? और ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, याद रहेगा ना? D2sp3 डाईमैग्नेटिक, ऑक्टाहेड्रल। डाईमैग्नेटिक क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ठीक है ना? चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन तो और भी करनी है। चलो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ो। यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, एक्सप्लेन द ज्योमेट्री, एक्सप्लेन द ज्योमेट्री एंड डायमैग्नेटिक नेचर ऑफ द आयन, है ना? पिछले क्वेश्चन के जैसा मिलता जुलता है, तो काम भी मिलता जुलता ही होगा, ठीक है ना? तो आपको याद क्या रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो या अमोनिया हो या सियानाइड आयन हो, दे आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। ये इलेक्ट्रॉन को धक्का करके ना पेयरिंग करवा देते हैं। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। बाकी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है कैसे लिखना होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको तो दिक्कत नहीं आएगी। कोबाल्ट के लिए 27 आपको एटॉमिक नंबर भी दे दिया है और यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ है, 3+। तो सबसे पहले क्या होगा, आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो। अगर डाउट होता है तो स्टार्टिंग से लिख लेनी चाहिए, टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ डाउट। देखो कितना हो गया, 6 4 10 2 12, 6 18, 18 2 20 और 7 27, 27 हो गया ना? ये 27 हो गया ये। 6 4 10 2 12 6 18 2 20 27 हो गया ये पूरा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कोबाल्ट का वो है +3, ठीक है? यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ से फाइंड करके हटा देनी है। आउटर मोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन आपको हटाना है, क्योंकि कोबाल्ट के पास क्या है, 3+ है। तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s। तो 3+ का मतलब है 2 यहाँ से हटाओ, 1 यहाँ से हटाओ, तो आपको यहाँ 6 मिलेगा, ठीक है ना? 2 यहाँ से हट गया, 1 यहाँ से हट गया, तो 3d 6 आपको मिल गया, ये मिल गया। यहाँ पर बोला गया है कि अब D में तो 6 है और S वाला खाली है और 6 अमोनिया आने वाले हैं। तो आप यहाँ ड्रॉ करोगे अब 1 2 3 4 और 1 5, ये हो गया 3D। और 3D में कितने हैं, 6 है। 1 2 3 4 5 6, 4s खाली है, 4p भी खाली है। कितने अमोनिया आने हैं, 6 अमोनिया को आना है। वो तो पेयरिंग अब करवाएगा ना, बोलेगा मैं आ गया, तो इसको पेयरिंग कर दो अब, ठीक है ना? 2 2 4 और 2 6, ठीक, पेयरिंग हो गया। ये 2 खाली रह गए,
3D है, ये 4S है और ये 4P है। तो D के दोनों, ये एक और ये तीनों, तो ये भी D2sp3 हो गया और ऑक्टाहेड्रल हो गया। और यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, सारे पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक, बिल्कुल सेम हो गया, तो पहले वाले की तरह हो गया। लकीली हो गया, हमेशा ऐसा नहीं होता है बच्चों, आपको देखना पड़ेगा पेयरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। सो बी केयरफुल, ठीक है बच्चों। तो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग आयुर्वेदिक नेम्स राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग। अच्छा, यहाँ पे से नाम दे रखा है, फॉर्मूला आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना, फॉर्मूला आपको ही लिखना है। फर्स्ट क्या है, टेट्राहाइड्रोक्सी जिंकेट, हाइड्रोक्सो जिंकेट, टेट्राहाइड्रोक्सो, टेट्राहाइड्रोक्सी जिंकेट, जहां भी ATE लगाओ, 8 किसी भी मेटल के नाम में ना अगर आपको 8 लगा हो तो आपने पहले सीखा होगा कि जरूर वो अनायन है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव लगा ही रहेगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, टेट्राहाइड्रोक्सो, टेट्राहाइड्रोक्सो तो इसको बोलते हैं, जिंकेट तो ये हो गया। और हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितना गिवन है, 2 गिवन है, यानी कि जिंक के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। OH के लिए तो हमें मालूम है -4 हो जाएगा, क्योंकि एक OH के लिए -1 होता है, 4 है तो -4, दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू x। ये x हमें नहीं पता, दिस इज x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी। तो आपको यहाँ पे -2 लिखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं -2, इसको हटा दो, आपने उसके ऊपर लिख लिया -2। तो ये तो काम हो गया आपका, पहले वाले का काम हो गया। हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट, हेक्साएमीन, हेक्साएमीन का मतलब NH3, हेक्साएमीन कोबाल्ट, ठीक है ना। तो इसके बाद सल्फेट तो SO4 होता है, ठीक है ना। कोबाल्ट 3 है यहाँ पर, हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। अब जो सल्फेट होता है SO4, SO4 होता है, और यहाँ कोबाल्ट के ब्रैकेट में 3 लिखा हुआ है, यानी कि कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 है। वो 3 तभी आएगा ना जब बाहर में 3+ हो, तब यहाँ 3- आएगा, 3+ आएगा, ठीक है ना। तो ये सल्फेट यहाँ पे दिया हुआ है, तो सल्फेट का जो होता है वो -2 होता है, सल्फेट SO4 2- होता है, SO4 के ऊपर 2- होता है। सॉरी बच्चों, कल के खांसी हो जाती है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर हमारे को दिया गया है, देखो कोबाल्ट के लिए 3 है और सल्फेट यहाँ पे लिखा हुआ है। सल्फेट का तो हमें मालूम है कि -2 होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे को 3 दिया हुआ है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ सल्फेट अकेला नहीं है, कोई नंबर यहाँ पे इन्वॉल्व है और यहाँ पर भी कोई नंबर इन्वॉल्व है, तभी हमारे को कॉम्बिनेशन यहाँ पे 3 मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, ध्यान से देखो। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेते हैं, सॉरी दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे मान लेते हैं x टाइम्स होगा ये कंपाउंड। तो कोबाल्ट, ये तो न्यूट्रल है, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो इसी से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3x, ठीक। और यहाँ मान लो आप y है, इसके लिए तो -2 होता है, ठीक है ना, -2, तो 3x, ये क्या हो गया, 3x हो गया ना, इसके ऊपर 3x हो गया चार्ज। तो सल्फेट के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, -2 तो होता है, तो -2 × y, ये मेरे को मिल जाएगा 3x के बराबर, या फिर आप यूं कह लो कि -2y + 3x आपको 0 मिलेगा, क्योंकि ये टोटली, ये जो टोटल कंपाउंड है तो न्यूट्रल है, ठीक है ना। इसको 0 कैसे मिलेगा, आप ध्यान से देखना, 0 कैसे मिलेगा। यहां पर अगर आप हीट एंड टाइल लगाओगे तो x की वैल्यू आपको पॉजिटिव रखनी है, y की नंबर है तो वो भी पॉजिटिव ही होगा, तो x और y का क्या कॉम्बिनेशन ले कि पूरा मुझे 0 ही मिले। तो आप x को यहाँ पर 3 ले सकते हो और y को 2 ले सकते हो। x को अगर आप 3 लोगे तो 9 हो गया, y 2 नहीं जमा, इसको रेसिप्रोकल, इसको उल्टा करो, x को 2 ले लो और y को 3 ले लो। x को 2 लेंगे तो हमारे को मिल गया 6 और y को 3 ले लेंगे तो -6, 0 हो गया।
यानी कि x की वैल्यू 2 रखनी है, यहाँ पे ट्वाइस रखनी है और इसको थ्राइस रखनी है, ठीक है ना। ये आपका कंपाउंड का फॉर्मूला आपको मिल गया, ये हेक्सामीन कोबाल्ट 3 सल्फेट, ये ट्वाइस और ये थ्राइस आपको बैलेंस हो गया। पोटासियम टेट्राक्लोरिडो, पोटासियम टेट्राक्लोरिडो करना है आपको, ध्यान से देखना बच्चों। पोटासियम यानी कि पहला मेटल जब बाहर, मेटल जब लिखा हो, पहला जब मेटल से स्टार्ट हो तो मेटल को आप बाहर लिखोगे, पोटासियम यानी कि के, इसका आप स्टार्ट। टेट्राक्लोरिडो, टेट्राक्लोरिडो यानी कि जो क्लोरीन है वो 4 टाइम्स है, ये जो क्लोरीन है वो कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। टेट्राक्लोरिडो। पलाडेट यानी कि पलाडियम, पीडी 2 यानी कि ऑक्सीजन स्टेट 2 है, ये हो गया बस, के बाहर पलाडियम, ये 2 का मतलब हो गया जरूर यहां पर K2 होगा, क्योंकि पोटासियम का जो ऑक्सीजन स्टेट होता है वो +1 होता है, यहां 2 डालेंगे तो यहां +2 आएगा, ठीक है ना। तो हमारे को मिल जाएगा यहां पर, अब यहाँ 8 लिखा हुआ है यानी कि जरूर यहाँ पे नेगेटिव होगा, और नेगेटिव तो होगा भी क्योंकि यहाँ से 2 पॉजिटिव हटाओगे तो यहाँ 2 नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। 2K प्लस यहाँ से बाहर हो गया ये वाला चीज, तो आपको क्या मिलेगा, पलाडियम Cl4 2 माइनस, यही तो मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर पलाडियम क्या X है और ये है -4, दैट इज -2, X की वैल्यू 2 आ गई, बिल्कुल सही। तो आपको सिर्फ ये लिखना है कंपाउंड, ये आयंस आपको नहीं लिखना है, दिस इज द वे टू राइट, दिस इज द वे टू राइट। ये आपने लिख लिया है किसका, पोटासियम टेट्राक्लोरिडो वाला। फोर्थ में देखो पोटासियम ट्राइऑक्सालेटोक्रोमेट, पोटासियम यानी कि बाहर के लिखो, बाहर के लिखो, ट्राइऑक्सालेटोक्रोमेट, क्रोमेट मींस क्रोमियम को ही बोलते हैं, ऑक्सालेटो होता है C2O पर कितना 3 बार, हो गया। यहाँ 3 का स्टेट है तो आपको ना पोटासियम पे नंबरिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। पोटासियम यहाँ K2 भी हो सकता है, K3, K4 कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप देखो क्रोमेट 3 लिखा हुआ है, क्रोमेट 3 लिखा हुआ है, इसके लिए ऑक्सीजन स्टेट 3 है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर लगा सकते हो, देखो C2O4 पे जो चार्ज होता है वो -2 होता है, C2O4 चार्ज आपको याद होना चाहिए बच्चों। ये -6 हो गया, -6, तो जरूर यहाँ पर ये K3 रहा होगा, ठीक है, तभी यहाँ पे -3 आएगा, तभी आप क्रोमियम के लिए 3 ऑक्सीजन स्टेट आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये नंबर की सेटिंग आपको थोड़ा सा कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, तो अंदर अंदर कैलकुलेशन कर सकते हो ना। इसके लिए क्या लिखा आपने, -6, क्योंकि C2O4 क्या होता है, -2 होता है, 3 टाइम्स है तो -6, प्लस क्रोमियम X हो गया, ठीक है ना, X हो गया, लेकिन क्रोमियम यहाँ पे 3 गिवन है, क्रोमियम क्रोमेट 3 गिवन है, तो -6 + 3 लिखोगे तो -3 हो गया, यानी कि इस पूरे के ऊपर -3 चार्ज होगा। -3 तभी पॉसिबल है ना जब पोटासियम 3 टाइम्स लोगे, बात समझ आ रही है ना। ओके, आगे करते हैं, नेक्स्ट खत्म कर देते हैं इसको, लास्ट है डायमीन। अगर आपको दिख रहा है तो खुद से भी ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो, आपको दिख रहा है पहले साफ साफ, कभी कभी मुझे चेक करना पड़ता है पीछे से। डायमीन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम, डायमीन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम 2, डायमीन यानी कि NH3 का होल ट्वाइस, NH3 का होल ट्वाइस, डायमीन, डाइक्लोरिडो यानी कि Cl2, प्लैटिनम यानी कि Pt2, प्लैटिनम 2 है, ठीक है। तो प्लेटिनेट वगैरह कुछ है, बहुत सिंपल है, तो यही आपका नेमिंग हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया, हमने कंपाउंड ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। 6th में क्या है, हेक्साएमीन प्लेटिनम 4, हेक्साएमीन, हेक्साएमीन का मतलब NH3 का होल 6, हेक्साएमीन, प्लैटिनम यानी कि Pt4, हेक्साएमीन प्लैटिनम 4, हेक्साएमीन प्लैटिनम 4 तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर 4+ हो, क्योंकि ये तो न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। हेक्साएमीन प्लैटिनम 4 ये आपको मिल गया, नोट कर लो बच्चों, अभी खत्म नहीं हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, मैं पूरा रिवाइज करवा के ही मानूंगा, बने रहो और देखते रहो।
हाँ बच्चों, कुछ एमसीक्यू भी करके देख लेते हैं। कभी कभी एमसीक्यू बच्चों को फंसा देते हैं, लेकिन हमें फंसना नहीं है, बल्कि स्मार्टली स्कोर करना है। तो बच्चों ध्यान से देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ वाइट प्रेसिपिटेट अपॉन रिएक्टिंग विथ AgNO3। ठीक है ना। देखो कोई भी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, जो स्क्वायर ब्रैकेट में है, उसके अंदर की चीजें कभी बाहर नहीं आती। दे बिहेव एज अ बहुत ही सिंगल यूनिट, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है उनके बीच में, तो ये सिंगल यूनिट है, ये आयोनाइज होकर बाहर नहीं आ सकते। ठीक है ना। यानी इसको अगर मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा तो मुझे आयंस नहीं मिलने वाला। ठीक है ना। तो ये दोनों की तो आप भूल ही जाओ, इन दोनों को आयंस नहीं मिलने वाले। यहाँ बात हो रही प्रेसिपिटेट, मतलब कोई दो एलिमेंट मिलेंगे आपस में, लेकिन वो सॉल्युबल नहीं होंगे, बच जाएंगे सॉल्यूशन में। लेकिन आयंस तो यहाँ कुछ मिलने का चांस ही नहीं है यहाँ तो। इन दोनों को आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आयंस क्या मिलेगा, K+, और ये क्या मिलेगा, प्लेटिनम En2 है, और Cl2- मिलेगा, 2- मिलेगा। ठीक है। तो यहां से भी तो कोई आयन बाहर नहीं निकलेगा। और AgNO3 क्या होता है, Ag+ और NO3-। अब Ag+, K+ तो रिएक्ट करेंगे नहीं, पोटासियम NO3 एक्वा सोल्यूशन में रिएक्ट करेंगे नहीं, प्रेसिपिटेट बनेगा ही नहीं। अगर आप इसकी बात करो अगर आप करो, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिल रहा है, Cr H2O को होल 6 3+ 3Cl-। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर मैं डालूं Ag+ और NO3-, ये मिलकर AgCl का PPT बनता है, सबको मालूम है AgCl का PPT बनता है। ठीक है ना। इसको तो बेचारा वाटर ही सराउंड कर लेगा, NO3 वाटर सराउंड कर लेगा, K+ यहाँ वाटर सराउंड कर लेगा, तो PPT बनेगा ही नहीं। ये दोनों मिल जाएंगे आपस में और इनका फिर PPT बनेगा। यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो C ऑप्शन है। ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं बच्चों, बी केयरफुल। हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स दिस इन सॉल्यूशन। देखो इसका आंसर भी ना पीछे ही छुपा था। कितने हैं आपको मिल सकते हैं ना आयंस प्रोड्यूस्ड। स्क्वायर ब्रैकेट वाले बिहेव एज ए सिंगल यूनिट, बाहर वाला 2 है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो 2 आयन तो वो खुद है, 2 आयन + 1, 3 आयंस आपको मिलेंगे। 3 आयंस आपको मिलेंगे, कौन कौन सा, CO NH3 का होल 5 Cl- और 2 Cl, तो 3 आयन हो गया ना। एक तो ये हो गया खुद एक आयन, 2 ये हो गया, 3 हो गया टोटल हमारे पास 3। दिस इज 3 आयंस हो गया। ठीक है ना बच्चे। देखो इजी है सब भी, तो आप लिखते जाओ, समझते जाओ। ठीक है ना। इसको भी आप याद रखो। अभी हम आपको जाना नहीं है, बने रहना है। अभी 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन भी और बचे हैं, फिर करेंगे, लेकिन आपको ये याद करो इन द मीन टाइम। हाँ बच्चों, तो ये जो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन, ये स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE पूछा गया है। व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, हाउ डज द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्राइंगल नॉट, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो होता है उसको जो डिनोशन है वो ट्राइंगल नॉट है, डिसाइड द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ d ऑर्बिटल्स इन ए कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ध्यान से देखना है बच्चों, स्प्लिटिंग एनर्जी का मतलब है कि जो d ऑर्बिटल है, जो जिसमें कि 5 ऑर्बिटल होते हैं, ये d ऑर्बिटल को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये आता है लिगैंड के अप्रोच करने की वजह से, ये एनर्जी आता है। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जो d ऑर्बिटल है, हमारे पास जो d ऑर्बिटल है जिसके 5 ऑर्बिटल वाले होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना, ये स्प्लिट हो जाते हैं 2 एनर्जी में। इसको बोलते हैं Eg और 3 ऑर्बिटल वाले को बोलते हैं T2G, Eg एंड T2G। और ये जो एनर्जी लेवल है इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है। इसके नीचे जो एनर्जी होता है उसको बोलते हैं 3/5 ट्राइंगल नॉट, सॉरी 2/5 ट्राइंगल नॉट, और ऊपर वाले को बोलते हैं 3/5 ट्राइंगल नॉट। ये होता है और ये एनर्जी लेवल है आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। T2G की एनर्जी कम होती है, थोड़ी नीचे रहती है, और ये ऊपर होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो हम एनर्जी की बात कर रहे हैं
कि हाउ डज द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रायंगल नॉट डिसाइड। यहाँ पर दो एनर्जी की बात करते हैं, एक तो बात करते हैं पेयरिंग एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पेयरिंग एनर्जी, पी से डिनोट करेंगे, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो कि ट्रायंगल नॉट से डिपेंड करेंगे। अगर यहाँ पर ट्रायंगल नॉट इज ग्रेटर देन पी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अगर पेयरिंग वाले एनर्जी से ज्यादा है, तो पहले यहाँ पे क्या होगा, ये लिगैंड जो होंगे वो पेयर अप के लिए फोर्स करेंगे। देखो स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगैंड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? स्ट्रॉन्ग लिगैंड की बात हो रही है। और जब स्ट्रॉन्ग लिगैंड अप्रोच करता है तो पेयर अप कराता है, पेयर अप, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्स में बनने लगेंगे। पहले कौन पेयर होगा? T2G पेयर फर्स्ट, T2G पेयरिंग टेक प्लेस, उसके बाद Eg में पेयरिंग होगा, ठीक है। पहले लोअर एनर्जी वाला पेयरिंग होगा और ये होगा, और ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड के लिए होता है। ठीक, इसका उल्टा अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से कम हो गया एज कंपेयर टू पेयरिंग वाला, हाँ यहाँ पे एक चीज और है, इसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, देखो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब होता है? एक इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग दिखाते हैं ना, अगर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पेयरिंग होता है तो स्पिन, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन करते हैं तो टोटल स्पिन देखा जाए तो हम लोग नलिफाई बोलते हैं, टोटल स्पिन कम हो गया या डिक्रीज हो गया या जीरो हो गया, क्योंकि अपोजिट स्पिन होता है किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर पेयरिंग नहीं होता है, ये वीक लिगैंड का काम होता है। यहाँ पर हम वीक लिगैंड की बात करते हैं, है ना। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन द पेयरिंग एनर्जी। यहाँ पेयरिंग नहीं होता, यहाँ पे क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन, पहले T2G में सिंगली ऑक्युपाइड होगा, सिंगल ऑक्युपाइड होगा, फिर Eg में सिंगल ऑक्युपाइड होगा, ठीक है ना, उसके बाद फिर पेयरिंग स्टार्ट होगा। तो ये वीक लिगैंड का काम है, और इसको बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? हाई स्पिन, क्योंकि जब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है उसको नलिफाई करने के लिए वहां कोई नहीं होगा, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो इतना आपको आंसर लिखना होता है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, पेयरिंग होगा पहले T2G में, फिर Eg में पेयरिंग होगा, तो ये इसके लिए है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको लिखना होता है, तो इतना भी आप लिख देते हो, और डेफिनेशन आपको मालूम ही है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस degenerate 5d orbital, right? The energy required to break degenerate d orbital into two set of orbital, that is T2G and Eg. That energy is called crystal field splitting energy, है ना। Eg, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो होपफुली आप लोगों ने इसको नोट किया होगा और अच्छे से समझा होगा। कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन और भी हैं, वो भी करके देखते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी करना बहुत जरूरी है। आप सीबीएसई में हो या आईएससी में हो, एनसीईआरटी इज मस्ट फॉर बोथ ऑफ द बोर्ड्स, इसलिए ध्यान से लिखना है, ध्यान से समझना है और एनसीईआरटी को फॉलो करना है। तो आपको दिया गया हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स CONO3 का होल 6 Cl2 इन सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या है ना, थोड़ी गड़बड़ी है। गड़बड़ी ये है, यहाँ पे इन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट दिया ही नहीं है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये तो पहले भी हम लोग कर चुके हैं ना। 3 आयन है, स्क्वायर ब्रैकेट वाला बिहेव है सिंगल आयन, Cl2 तो 2 आयन, तो 3 आयंस हो गया, तो 3 आयंस हो गया, हटाओ इसको, तो इजी था। अमॉन्ग्स द फॉलोइंग आयंस व्हिच वन हैव द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू। ये मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू मांग रहा है, हाईएस्ट किस में होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट जब भी आएगा तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है बोर मैग्नेटॉन वाला, बोर मैग्नेटॉन मैग्नेटिक मोमेंट क्या लिखते हैं हम लोग, n into n+1 where n is number of unpaired electron। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड मालूम करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना पड़ेगा। क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है लास्ट में क्या होता है, 3d5 होता है और 4s1 होता है, ठीक है ना। यहाँ पर 3+ है, यानी ये तो क्रोमियम के लिए है, लेकिन क्रोमियम 3+ के लिए आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, 3d, यहाँ से 1 गया, यहाँ से 2 जाएगा, तो यहाँ 3 बचेगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड 3 है ना, 3 है, तो बॉक्स ड्रॉ करोगे आप 1 2 3, बाकी दोनों तो खाली होते हैं। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए किसमें, क्रोमियम 3+ में, यानी कि इसमें Cl2O6 3+। इसकी बात करो आप,
Fe2O का होल 6 2+। इसकी बात करें तो आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है 26 होता है। तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s 3p 3d 4s। ये 2 हो गया, 6 हो गया, 6 4 10 12 6 18 2 20 और 6 26। ये हो गया आपका आयरन के लिए। लेकिन यहाँ 2+ है तो इस 2 को इसको आप हटाओगे तो डी में तो 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। डी में कितने बच गए? 6 बच गए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और एक, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसको मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। आप बॉक्स ड्रॉ करो पहले, इसमें 5 बॉक्स बना दो। सॉरी बच्चों, नॉन कॉल आ जाने से दिक्कत हो जाती है। हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दिया तो 6 इलेक्ट्रॉन बचे। 1 2 3 4 5 और एक 6। तो यहाँ पे अनपेयर्ड कितने हो गया? 4 हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किसमें? इसमें। अब आप बात करोगे Zn2+। Zn2+ में कितने होते हैं? 30 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिंक में 30, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s 6 14 18 2 20 10 30। Zn2+ है ना, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन आप हटाओगे तो डी वाले में 10 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। डी में कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए? 10। तो 5 बॉक्स बना लो पहले। 1 2 3 4 5 हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 2 करके ही तो भर पाएंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 0 हुआ, अनपेयर्ड तो यहाँ बचा ही नहीं। तो सबसे ज्यादा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगी। तो यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 0 है। यानी कि आयरन वाला जो कंपाउंड है उसकी मैग्नेटिक मोमेंट सबसे हाईएस्ट होगी, सबसे ज्यादा होगी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन KCO बता पाओगे? इजी है तो ये भी बहुत इजी है। पोटासियम पॉजिटिव होता है, +1, हटाएंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा -1। तो कैसे लिखे इसको? कोबाल्ट CO का होल 4 -1, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा? ये तो न्यूट्रल होता है, यानी कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कोबाल्ट का ही तो है, तो -1। देख लो मेटल के लिए भी -1 आ रहा है, ठीक है। चलो नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन आ गए हैं। एक में है CH3NH3 का होल 6, क्रोमियम CrNH3 का होल 6, पावर जो टोटल है वो 3+ है, इस पैरामैग्नेटिक वाइल डायमैग्नेटिक। जितने भी डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। अगर आपको मिलता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो वो हो गया पैरामैग्नेटिक, जो मिलता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। सीधी सी बात है, अब ये भी हम लोग पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन। एक्सप्लेन वाई, तो वही बात है, कॉन्फ़िगरेशन लिख के हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। और सॉल्यूशन ऑफ निकल H2O होल 6 2+ इज ग्रीन बट सॉल्यूशन ऑफ NiCN होल 4 2- इज कलरलेस। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में तो वाटर है, ठीक है ना, एक में क्या है? वाटर है, और दूसरे में क्या है? साइनाइड है, CN आयन है। तो वाटर क्या होता है? वीक लिगैंड होता है। क्या होता है? वीक लिगैंड। और साइनाइड क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। तो यहां पे क्या है, जब साइनाइड अप्रोच करता है तो इलेक्ट्रॉन को फोर्स करता है कि भाई तुम पेयर में बन जाओ, मेरे लिए जगह छोड़ दो, अपने आप में तुम डबलिंग एक रूम में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाओ, मेरे लिए रूम खाली करो। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लगता है, जिसमें किसमें होता है? स्ट्रॉन्ग लिगैंड के केस में पेयरिंग होता है, ठीक है ना। और जब वीक लिगैंड होता है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी कि नॉन पेयर वाला काम होता है, इसमें पेयरिंग नहीं होता, इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल बच जाते हैं। तो आप क्या लिखोगे इसमें? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिगैंड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? पेयर बना लेते हैं। पेयर अप होने के बाद दे बिहेव। अब जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए ना तो उनकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, लेकिन जब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे तो डी ट्रांजिशन ज्यादा होता है। हमने अभी देखा था ना क्रिस्टल फील्ड वाले में
क्रिस्टल फील्ड वाले में क्या होता है कि ये स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो स्प्लिट कर देगा Eg और T2G में, ठीक है ना, Eg और T2G में। लेकिन जब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएगा, ये पूरा पेयर्ड हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन या मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, मूवमेंट ही नहीं करेगा। जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ही नहीं करेगा तो क्या होगा, नो कलर। लेकिन जब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपस में वो डी ट्रांजिशन होता है, इसको क्या बोलते हैं, डी ट्रांजिशन। वो कब होगा, जब वीक लिगेंड होगा, यानी कि जब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो डी ट्रांजिशन ज्यादा होगा, तब क्या होगा, कलर होगा। तो हमें बेसिकली ग्रीन से मतलब नहीं है, कलर्ड होगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां भी वही बात है, ये भी सेम क्वेश्चन है। FeCN6 या वाटर है और डिफरेंट कलर्स इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस लिगैंड्स की वजह से। स्ट्रॉन्ग लिगैंड तो नो कलर, वीक लिगैंड तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल है, क्योंकि वहां सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो कलरफुल वो दिखा सकता है। डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। मेटल कार्बोनिल मतलब मेटल के साथ कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बोनिल इसी को बोलते हैं ना, कार्बोनिल, कार्बन ऑक्सीजन, ये इनके बीच अगर बॉन्डिंग होगी तो बोलेंगे मेटल कार्बोनिल। तो इसमें होता क्या है बेसिकली कि हमारे पास जो मेटल है इसके पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल है, और कार्बन के पास भी ऑर्बिटल है अपना, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन देता है बॉन्डिंग के लिए मेटल को, क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा किसको, मेटल को, और ये सिग्मा बॉन्ड बनाना चाहता है। कार्बन की ओर से बहुत ज्यादा प्यार है मेटल के लिए, ठीक है ना, उस प्यार को लुटाने के लिए वो अपना इलेक्ट्रॉन देता है, भाई तू ले ले, खुश रह। तो सिग्मा बॉन्ड बनाने की कोशिश होती है कार्बन की ओर से, और मेटल क्या करता है, मेटल के पास भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो पड़े हैं ना, कुछ इलेक्ट्रॉन पहले से पड़े हैं, तो उसको बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, दे आर लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन। तो वो इसको इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, लेकिन पाई स्टार में देना चाहता है, जो बॉन्डिंग को फेवर नहीं करता है। यानी कि मेटल की ओर से प्यार तो है, लेकिन बड़ा कम प्यार है, आधा अधूरा, डाउट में है वो, दूं या नहीं दूं। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन के ऑर्बिटल में, वो पाई एंटी बॉन्डिंग में चला गया, यानी कि उसके पास बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग नहीं आएगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाली फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग में चला गया। आप यूं कह सकते हो कि भाई एल की ओर से तो बहुत प्यार है, सिग्मा बॉन्डिंग बनती है, लेकिन एम की ओर से पाई बॉन्डिंग बनती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट, सिनर्जिक इफेक्ट, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं भाई इनमें इंटरेक्शन तो है, कम से कम एम और एल में डबल इंटरेक्शन है। एल मीन्स हम कार्बोनिल की बात करें, सीओ की बात करें, जब डबल इंटरेक्शन होगा, चाहे एक वीक हो एक स्ट्रांग हो तो अच्छी बात है, डबल इंटरेक्शन तो है। डबल इंटरेक्शन की वजह से मेटल और कार्बोनिल का जो बॉन्ड होता है ना वो स्ट्रांग होता है। इसलिए हम लोग यहां तक बोलते हैं कि जो कार्बोनिल है ना, कार्बोनिल इज स्ट्रॉन्गर लिगैंड, इज स्ट्रॉन्गर लिगैंड देन NH3, ठीक है ना, देन स्ट्रॉन्गर लिगैंड देन NH3। एन तो अपना देगा, भाई तुम ले लो मेटल, अपना इलेक्ट्रॉन तुम ले लो, मैं दे रहा हूं, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन बैक एम की ओर से उसको कुछ बदले में नहीं मिलता, एम की ओर से बदले में कुछ नहीं मिलता, तो वहां पर सिनर्जी आपको नहीं मिलेगी, सिनर्जी नहीं मिलेगी। ये बोथ साइडेड प्यार नहीं है, ये वन साइडेड है। लेकिन इसमें आपको दोनों साइड से, भले ही कार्बोनिल की ओर से ज्यादा है, कार्बोनिल कार्बन की ओर से ज्यादा है, मेटल की ओर से कम है, लेकिन है जरूर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। दिस इज द बिहेवियर ऑफ मेटल कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है बच्चों। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। तो इस टॉपिक के साथ हम लोग कार्बोनिल ये पूरा कोऑर्डिनेशन खत्म करते हैं कार्बोनिल के साथ। अभी भी कोई आपके मन में डाउट है, कोई शंका है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने डाउट मुझे भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका वीडियो रिप्लाई देने का, और आपके एग्जाम में कोशिश करूंगा कि 95% प्लस तो आएंगे। तो बच्चों पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।